नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। कल इन्फ्लुएंजा पर चर्चा की गई थी। आज फिर सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी पर चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान चिकित्सक सब समय अनुसार उपस्थित हो रहे हैं। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रचना जायसवाल, इन्होंने बड़ा एक क्लासिकल प्रश्न पूछा है। ज्वर का प्रारंभ शिरा प्रदेश या हस्तपात से हो तो चिकित्सा का विचार कैसे करना चाहिए। ये एक्चुअली विषमत ज्वर जितने होते हैं, संतत, सतत, अन्योदय, तृतीयक, चतुर्थक, जब तृतीयक और चतुर्थक ज्वर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के सिम्टम्स का उल्लेख है और तदनुरूप विषमत ज्वर की चिकित्सा हमको करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मुक्तानि बंधत्वम विषमत्वम विषमो विस्मारंभ क्रिया कालानुसंगान। विषमो विस्मारंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होगा, ज्वर निश्चित नहीं होता है, उसी को विषमत ज्वर कहते हैं। 5 प्रकार का है। सप्ताहम वा दशाहम वा द्वादशामताविचा संतत्यायोर विसर्गी संतता सा निगतते। अहोरात्रे सतत को 2 कालानुवर्ते अन्य दुष्कत्वम अहोरात्रम एक कालम प्रवर्तते। तृतीय तृतीय अग्नि चतुर्थग्नि चतुर्ग्राह। ये 5 प्रकार का संतत, सतत, अन्योदित, तृतीयक और चतुर्थक 4-5 प्रकार के विषमत ज्वर होते हैं। तृतीयक ज्वर दोषों के उल्बणानुसार 3 प्रकार का होता है। पहला है कफ पित्तोल्बण तृतीयक ज्वर, दूसरा है पित्तोल्बण तृतीयक ज्वर और तीसरा है वातोल्बण तृतीयक ज्वर। ज्वर का जो प्रारंभिक उत्पत्ति स्थल है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कफ पित्तोल्बण तृतीयक ज्वर में प्रथम त्रिक प्रदेश या कटि प्रदेश से शूल और ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो कफ पित्तोल्बण जो तृतीयक ज्वर होता है उसकी उत्पत्ति प्रथम त्रिक और कटिगत ज्वर से उत्पन्न होती है, शूल भी उत्पन्न होता है। पित्तोल्बण तृतीयक ज्वर का प्रथम उत्पत्ति शिरा प्रदेश में शिरोगौर और शिराशूल, पश्चात सर्वांग वेदना और सर्वांग ज्वर होता है। वात कफोल्बण तृतीयक ज्वर में प्रथम पृष्ठभाग में वेदना होती है और ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार चतुर्थक कफोल्बण ज्वर तो 2 ही प्रकार का होता है, वात कफोल्बण और वातोल्बण चतुर्थक ज्वर। तो पहले कफोल्बण चतुर्थक ज्वर के बारे में जाने। प्रथम जंघा, पश्चात सर्वांग में ज्वर की उत्पत्ति होती है, वेदना की उत्पत्ति होती है। वातोल्बण चतुर्थक ज्वर में प्रथम शिरा प्रदेश में वेदना होती है, पश्चात सर्वांग शरीर में वेदना या ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो बहुत बारीकी से यदि परीक्षण करेंगे तो ये लक्षण आपको तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में प्राप्त हो सकते हैं। इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर्म साधारणम जया तृतीयक चतुर्थको आगंतुरानुबंध प्रायशो विषमज्जरे। तृतीयक ज्वर जो समान चिकित्सा सिद्धांत है, वर्धने नैक दोषस्य क्षपणे नोषितस्वा कपस्थानानुपूर्वा सन्निपातम ज्वरम जयेत। इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पर संसृताः सन्निपतिताः पृथक वाकुपतामलाः संसृतान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तर्तमयी समय ज्वरान दोषाक्रमापेक्षितोक्ते औषधि जयेत। लेकिन आगंतुज का यदि अनुबंध है तो फिर दैवाप्याश्रय से संबंधित चिकित्सा आदि करना चाहिए। सामान्यतः चरकने
इन पांचों ज्वरों के लिए योग बताए हैं, हर्बल योग। कलिंगकाः पटोलस्पत्र कटुकरोहिणी, पटोलः सारिवा मुस्तम पाठा कटुकरोहिणी, निम्बः पटोलस्त्रिफला मृद्दिका मुस्तवस्तकौ, किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्वभेजम, गुड़च्यामलकम मुस्तम अर्धशोक समापनः, कषायाः समयन्तासु पंच पंच विधान जुरान, संतत सतत अन्य दुस्तृतीय चतुर्थकान। 3 काढ़ों का प्रयोग इन 5 जो विषमत ज्वर है उनमें हम कर सकते हैं। सामान्यतः रस औषधियों में हम सर्व ज्वर हरलौह 125 मिलीग्राम, विषम ज्वर हरलौह 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं या 4 मात्राएं शहद के साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा सुदर्शन घनबटी 2 गोली दिन में 2 बार, सुदर्शन चूर्ण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अमृतारिष्ट अमृताष्टक क्वाथ का प्रयोग भी विषमत ज्वर में हम कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ क्वाथ है, जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, पुनरावर्तक ज्वर में जो वर्णित ज्वरनाशक किरातिक्ता आदि काढ़ा का वर्णन है, उसका भी प्रयोग आप विषमत ज्वर में करें, तत्काल लाभ प्राप्त होता है। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपटको अमृता, घ्रांति पीतानि चाभ्यास्यात् पुनरावर्तकम ज्वरा। इसमें कुटकी, चिरायता, गिलोय, मुस्तक और परपट, इनका डिकॉक्शन बना के आप पेशेंट को दें तो विषमत ज्वर में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ज्वर के उत्पत्ति स्थल के आधार पर तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के जो भेद हैं, तृतीयक ज्वर के 3 भेद हैं और चतुर्थक के 2 ही भेद हैं, और इनके लक्षणों को देख करके आप डायग्नोस करें और तदनुसार आप चिकित्सा करेंगे तो आप निश्चय ही यशस्वी बनेंगे। डॉक्टर सुनीता परमार, डॉक्टर सुनीता पारस उनका 5 इयर्स का फीमेल पेशेंट है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। ये आम व्याधि है और ये इन्फेक्शियस व्याधि है। कुष्ठम ज्वरसोसस नेत्राभिसंदेहोचा औपसगिर रोगान संक्रामंती नरा नरम, यह फैलने वाली व्याधि है। इसमें त्रिफला जल से प्रातः एवं सायं प्रक्षालन करें आँखों का, और दिन में 2 बार गुलाब जल और दिन में 3 बार आई टोन ये आँखों में प्रक्षेपित करें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होता है। साथ साथ में RT+ कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह और शाम को पेशेंट को दें, या हरिद्राखंड 2 ग्राम दिन में 2 बार दूध में घोल करके आप बच्ची को पिला सकते हैं। इससे रोगी को अत्यधिक लाभ होता है। कभी कभी फीवर हो जाता है, अगर फीवर हो ऐसी अवस्था में गोदंती 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन की तरह 60 मिलीग्राम ये दिन में 3 बार दे दें तो ज्वर जो है, चूँकि इन्फेक्शन से होता है, दूसरी बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ ज्वर की उत्पत्ति भी हो सकती है। डॉक्टर संजय, उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि पंचतीर्थ घृत के रिजल्ट अच्छे मिले हैं, खास तौर से टॉन्सिलाइटिस में। उन्होंने संशमन के रूप में पंचतीर्थ घृत का प्रयोग टॉन्सिलाइटिस में किया है, तो निश्चित रूप से उनको आराम प्राप्त हुआ है। उनका अनुभव है, आप भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। रंजीता गुप्ता, डॉक्टर रंजीता गुप्ता, राइट नेजल पॉलिप है, ऑपरेशन कराया गया लेकिन फिर से पॉलिप हो गए। इसके स्थायी इलाज के लिए आपको वमन कराना है, वमन करा दीजिए, विरेचन कराएं, और विरेचन करने के बाद 21 दिन का नस्य कर्म का कोर्स करें। 2 दिन स्नेह नस्य
वचा तैल से 4-4 बूंद, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। अवपीड़न या धमापन, इसके लिए शिग्रु, वचा और विडंग तीनों को बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। 2 चम्मच चूर्ण में थोड़ा पानी मिला कर रात्रि में रख दें। जिस दिन नस्य कराना है मसल के छान लें और 6-6 बूंद की मात्रा में आप दोनों नासा में इसको प्रक्षेपित करें। धमापन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 6 अंगुल लंबी नली ले लें और 3 मिचुटी प्रमाण, तर्जनी और अंगुल इसके बीच में जो मात्रा आती, चुटकी जो उसको बोलते हैं, तो 3 मिचुटी मात्रा लेकर के, 3 मिचुटी एक नासा के लिए है, ऐसे दूसरे नासा के 3 मिचुटी 6 लंबी नली लेकर के उसमें डाल लें और नासा के पास ले जाकर धमापित कर दें। ये धमापन नस्य है। याद रहे कि स्नेह नस्य, समन नस्य में जो पूर्व कर्म है नस्य के, वो उतना जरूरी नहीं है, करें तो बहुत अच्छा, लेकिन शोधन नस्य जहाँ देते हैं, अवपीड़न या धमापन, तो वहाँ वाहे अभ्यंग और वाहे मृदु स्वेदन कराना न भूलें। विधिवत नस्य सैया में लिटा करके विधिवत नस्य दें। पश्चात कर्म भी आपको नस्य कर्म के आना चाहिए, वो भी आपको करना चाहिए यदि आप शोधन नस्य दे रहे हैं। तो इस नस्य के कोर्स देने के बाद कांचनाथ गुगुलू 1 गोली सुबह शाम को, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। लगातार आप 2-3 महीना ट्रीटमेंट देने से पॉलिप में आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर चैतन्य वैद्य, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक असाध्य व्याधि है। प्रारंभिक अवस्था में तो डायग्नोस नहीं होता, और जब टर्शरी और 4th स्टेज में पहुंचता है तब डायग्नोस हो पाता है। जिनमें निरंतर लगातार लीवर डिसीज होती रहती है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट हैं, उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो अर्ली स्टेज में तो लक्षण उत्पत्ति होती ही नहीं है, इसलिए डायग्नोस नहीं हो पाता। बाद में अचानक वेट लॉस होने लगता है, अपर एब्डोमिनल भाग में वेदना होने लगती है, अपर एब्डोमिनल पोर्शन में, येलोइश स्किन और आँखें, त्वचा और आँख पीली बढ़ के दिखाई देते हैं, जैसे जॉइंडिस हो गया। जॉइंडिस जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, और साथ ही पेशेंट में यकृत वृद्धि के लक्षण भी प्राप्त होते हैं, और लास्ट में यकृत फेल्योर भी हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में यदि डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट थोड़ा किया जा सकता है, लेकिन हेपेटोसेलुलर कैंसर का एकदम सही सटीक इलाज आयुर्वेद में नहीं है। फिर भी कोशिश तो करना ही चाहिए। जब पेशेंट आग्रह करता है नहीं मैं तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लूँगा, तो ऐसी अवस्था में स्वर्णसूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, हीरक भस्म, मैं आपको 1 महीने का डोज बताता हूँ कैसे बनाना है। स्वर्णसूत शेखर रस आप 5 ग्राम ले लें, 400 मिलीग्राम हीरक भस्म और अकीक पिष्टी 10 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके
बारीक पीस लें और इसकी 60 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम को आमल की रसायन, आमलक के आदि अवलेह के साथ प्रातः एवं सायं देवें। इसके अलावा एम्लिक्योर DS 2 कैप्सूल सुबह शाम को, आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, च्यवनप्राश या ब्राह्मी रसायन का भी सेवन करें। श्वास कष्ट जैसे लक्षण हो तो ऐसी अवस्था में श्वास का चिंतामणि इस योग में मिला दें 60 मिलीग्राम की मात्रा में। और तालिसादी चूर्ण, कफ यदि ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो तो तालिसादी चूर्ण का प्रयोग करें। कफ यदि न निकल रहा हो तो सीतोपलादी चूर्ण का शहद के साथ 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार प्रयोग करें। इससे पेशेंट को कुछ राहत मिल सकती है। डॉक्टर अनिल पांडे डायबिटिक पेशेंट हैं तो आमल की रसायन में यदि खांड ना मिलाएं तो ठीक रहेगा, बिल्कुल सही है। यदि डायबिटिक पेशेंट हैं तो खांड ना मिलाएं, बिना खांड के ही आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा, हाँ थोड़ा कसैला जैसा लक्षण मिलेंगे क्योंकि आंवले में आंवले की भावना दिया है तो उसका स्वाद आएगा, थोड़ा पिपली का भी स्वाद आ सकता है। बाकी मधु और शहद, मधु और घृत पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही स्वाद में बहुत खराब होगा ऐसा नहीं है। तो आमल की रसायन का बिना खांड के भी प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी राज पुरोहित 6 साल का फीमेल पेशेंट है, उनका कृमि रोग से ग्रसित है, परमानेंट सलूशन चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को ध्यान में रखें कि वो मिट्टी न खाए, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी खाने से कृमियों की उत्पत्ति होती है। मिठाई है, गुड़ शक्कर आदि अधिक मात्रा में न खाए। सोते समय, अभी छोटा बच्चा है फिर भी कोशिश करें कि उसके मंजन कर लें, दांत साफ कर दें, कुल्ला कराएं, उसके बाद सुलाएं। क्योंकि जो कृमि पैदा होते हैं वह अन्न के जो कण है वो अवशेष दांतों में लगे रहते हैं और धीरे धीरे वो सड़न पैदा करके और कृमि रोग का निर्माण हो जाता है। तो पहले निदान परिवर्जन पर सारा ध्यान रखें। क्योंकि बच्चा 6 साल का है तो इसमें वस्ती देना संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में वाय विडंग चूर्ण और पलाश चूर्ण, इनकी बराबर बराबर मात्रा लेकर के दोनों मिला के रख लें 50-50 ग्राम। और पेशेंट को थोड़ा गुड़ लेकर के 500 मिलीग्राम लेके और उसमें 250 से 500 मिलीग्राम ये चूर्ण मिला करके गोली बना लें, टैबलेट जैसा बना लें और बच्चे को खिला दें। प्रतिदिन 7 दिन देवें प्रारंभिक अवस्था में, और उसके बाद 15 दिन में 1 बार देवें। ऐसा लगातार 3 महीना ये प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से कृमियों का नाश हो जाएगा और दोबारा इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। बस यही ध्यान रखना है कि रोगी जो है, बच्चा जो है, वो मिट्टी का सेवन ना करे, ज़्यादा मिठाइयाँ, बेसन, मैदा या चॉकलेट आदि का वर्जन करते रहें और साथ साथ में दवाई देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर नीलम शुक्ला 8 महीने की प्रेगनेंसी है और उनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या औषधियाँ देना चाहिए? ऐसे में एक तो पुष्यानुक चूर्ण बहुत अच्छा है, नुकसान भी नहीं करेगा, गर्भिणी को कोई परेशानी नहीं होगी। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। टैबलेट ल्यूकॉल 2 गोली सुबह शाम को। सिरप M2 टोन, ये चरक कंपनी का है, सिरप M2 टोन 1-1 चम्मच दिन में 3 बार रोगी को देवें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। और 8वें-9वें महीने में ऐसा श्वेत स्राव होता भी रहता है, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता न करें। लेकिन वाकई अगर श्वेत प्रदर है तो जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा बोल परपटी और प्रदरांतक लौह का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई परेशानी इसमें पेशेंट को नहीं हो, क्योंकि कोई तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं देना है। और ये जो औषधियाँ हैं वो स्तंभक हैं, शीतवीर्य है, इसलिए इसमें कोई नुकसान पेशेंट को बिल्कुल नहीं होगा। आप निश्चिंत ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा बहुत विद्वान चिकित्सक हैं। पंचकर्म का अक्षरशः क्लासिकल प्रयोग करते हैं, राजस्थान में प्रैक्टिस करते हैं, अनवर में। उनका एक अनुभव है कि गुड़ और अदरक समान भाग में लेकर के पैंक्रियाटाइटिस में दिया जाए तो लाभ पहुंचता है। तो क्या वर्धमान जैसे पिपली रसायन है, वर्धमान पिपली रसायन, वर्धमान एरण्य तैल, वर्धमान बसंत कुसुमा का रस, ये वर्धमान अवस्था में लेने को मैंने बोला था, ले सकते हैं। गुड़ अदरक भी वर्धमान अवस्था में आप ले सकते हैं। प्रथम दिन 1 ग्राम अदरक 1 ग्राम गुड़ मिला करके प्रातःकाल खाली पेट देवें। दूसरे दिन 1.5 ग्राम, आधा ग्राम बढ़ाते जाएं और 10 ग्राम तक ले जाएं। 10 ग्राम के बाद फिर कम करें, क्योंकि अदरक थोड़ा गर्म होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत जलन पैदा करे, लेकिन चूंकि गुड़ होता है इसलिए जो अदरक का उष्ण प्रभाव है वो शांत हो जाता है। तो पहले दिन 1 ग्राम गुड़ 1 ग्राम अदरक अच्छा बारीक पीस करके प्रातःकाल खाली पेट में ले लें। दूसरे दिन 1.5 ग्राम गुड़ और 1.5 ग्राम अदरक। तीसरे दिन 2 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम, फिर 3 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5 ग्राम, 5.5 ग्राम, इस प्रकार बढ़ाते हुए 10 ग्राम तक ले जाएं। और 10 ग्राम जब हो जाए तो आप 10 ग्राम माने 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक, और जब 10 ग्राम हो जाएगा तो 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम अदरक। वर्धमान क्रम में एक गुण ये भी है कि जब आप मैक्सिमम में पहुंचते हैं, जैसे 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम अदरक पे पहुंचे, तो फिर 10 दिन यही मात्रा देना चाहिए। ऐसे वर्धमान पिपली में है, और फिर इसके बाद कम करना चाहिए। तो ऐसा प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। इस दौरान जब आप कल्प कर रहे होते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। हल्का खाना, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल, रोटी 2, तला मला बिल्कुल नहीं, लाल मिर्ची तो बिल्कुल नहीं, हरी मिर्ची भी नहीं लेना चाहिए। बेसन, मैदा जिनसे ज़्यादा पदार्थ तली वाली चीज़ें बनती हैं वो तो बिल्कुल न प्रयोग करें। हल्का खाना खाएं। वैसे भी पैंक्रियाटाइटिस में परहेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप गुड़ और अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे प्रिय चिकित्सक, विद्वान चिकित्सक उपस्थित हैं। जो प्रश्न पूछते हैं वो तो प्रशंसनीय है ही, और जो नहीं भी पूछते लेकिन एक सद्भावना व्यक्त करते हैं, कार्यक्रम को अच्छा लगता है, ये वो लिखित करते हैं, ऐसे हमारे चिकित्सक हैं। आशुतोष कुमार जी पटना के हैं, ये डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा जी, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर वंदना पाठक, प्रशांत शशाने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर संध्या पांडे जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर हेमलता जी,
डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर मुडुक्कल वासु, डॉक्टर मनोरंजन साहू और आयुष दर्पण के कर्ता धर्ता चीफ एडिटर डॉक्टर नवीन जोशी, विद्वान मर्मज्ञ, मर्म के विद्वान, और किसी भी कार्य को कैसे सफल बनाना है इसके बारे में जो योजनाएं आप बनाते हैं वो प्रशंसनीय है। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी, तो इस तरीके से हमारे बीच ये चिकित्सक साथी हमेशा जुड़े रहते हैं। अब आइए सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड से स्रावित हार्मोन जब कम हो जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है ACTH हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है उसका कम हो जाना। जब ACTH कम होता है तब सुप्रारीनल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन भी कम हो जाते हैं, और हार्मोन्स की कमी के कारण प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी, जिसकी चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं, और दूसरा है सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी। ये दो प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जैसा मैंने बताया, प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी की चर्चा हम कर चुके हैं, और इसके कारण एड्रिनल क्राइसिस की उत्पत्ति भी होती है। और दूसरी व्याधि एडिशंस, जिसकी चर्चा हम पिछले दिनों कर चुके हैं। आज हम सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी के बारे में चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित ACTH के कमी के कारण सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी की उत्पत्ति होती है। इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो एडिशंस व्याधि के लक्षणों के समान ही हैं, परंतु कुछ विशिष्ट लक्षण भी इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे त्वचा में कृष्णवर्णता नहीं, डिस्कलरेशन नहीं होता, जबकि एडिशंस व्याधि में कृष्णवर्णता का या डिस्कलरेशन की उत्पत्ति होती है। ACTH की रक्तगत मात्रा अत्यंत कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा रक्त में समान होती है, और शेष जो लक्षण हैं वो सब एडिशंस व्याधि के हैं। जैसे धीरे धीरे दुर्बलता का होना, भार में कमी होना, आलस्य का होना, त्वचा में विवर्णता, सफ़ेद दाग, खुले भाग में कृष्णता, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, खड़े होने पर मूर्छा का आना, श्वास कृष्णता, अरुचि, नासिया, वोमिटिंग, विबंध, कभी कभी अतिसार, उदरशूल भी होता है, मसल्स वीकनेस, वेस्टिंग भी होती है, थकावट, स्मृतिनाश, तंद्रा, चिड़चिड़ापन, नपुंसकता, अनार्तो, अल्पमूत्रता, रक्तगत प्रोटीन एवं यूरिया की कमी, तापमान कम हो जाना, एनीमिया, स्त्रियों में कक्षा प्रदेश और जघन प्रदेश में बालों की कमी, डायबिटीज मिलाइटस, इस प्रकार के लक्षण रोगी में पैदा हो जाते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा निश्चित रूप से एडिशंस रोग में जो चिकित्सा बताई थी वही प्रयोग करना है। जैसे पहले निदान परिवर्जन, संतुलित आहार का सेवन, पथ्यापथ लाक्षण चिकित्सा करें, योगासन करें, प्राणायाम और पोषण आहार द्रव्य लेना चाहिए। इसके लिए अश्वगंधा चूर्ण, नागराज्य चूर्ण 2.5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ लेवें। अग्नितुंडी बटी 2 गोली सुबह शाम। द्राक्षासो और पुनर्नवारिष्ठ 2-2 चम्मच 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। ब्रह्म रसायन, ब्राह्मी अवलेह का प्रयोग, च्यवनप्राश, और विबंध होने पर रात्रि में हरित की चूर्ण,
सर्वांग अभ्यंग स्वेदन, षष्टिकशाली स्वेद, और इसमें ब्रह्मण वस्ती, अन्वासन वस्ती, सिद्ध वस्ती, युक्त रथ वस्ती और प्रतिमर्श नस्य, साथ ही यापन वस्तियाँ और सिरह का तर्पण करना चाहिए। सिरह तर्पण के 4 वेद हैं, अभ्यंग सेक पेचवाह वस्ते सेति चतुर्विधम। इस तरीके से जो मैंने एडिशन डिसीज में जो चिकित्सा बताई थी, वही चिकित्सा सेकेंडरी एडिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी में भी करना चाहिए। अब आइए थोड़ी सी चर्चा हम थाइमस ग्लैंड के बारे में कर लेते हैं। थाइमस ग्लैंड से कुछ विशिष्ट रसायनों की उत्पत्ति होती है, हार्मोन की। पहला है जो मुख्य है वो थाइमोसिन। थाइमोसिन मुख्य रूप से हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है। दूसरा है थाइमोसिन और तीसरा है थाइम्यूलिन। तो थाइमोसिन, थाइम्यूलिन और थाइम्यूसिन 3 प्रकार के जो हार्मोन है उत्पत्ति होते हैं, लेकिन मुख्य जो हार्मोन है वो है थाइमोसिन। यह ग्रंथि स्टर्नम के पीछे स्थित होती है। शैशव अवस्था में इसका भार 10 से 15 ग्राम का होता है। युवा अवस्था में इसका भार बढ़ करके 30 से 40 ग्राम तक हो जाता है। वृद्धावस्था में पुनः यह ग्रंथ छोटी हो जाती है, इसका भार 5 से 10 ग्राम का हो जाता है। इस ग्रंथ के 2 भाग होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसका मुख्य हार्मोन थाइमोसिन है। थायराइड का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से व्याधि क्षमत्व बढ़ाने में सहायक होता है। व्याधि क्षमत्व बढ़ाने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह ग्रंथि बाल्यावस्था में स्त्री एवं पुरुष के कुछ रसायनों के लिए कुछ समय के लिए जननांगों को विकास को रोक सकती है। फिर से मैं बोलता हूँ इसको, यह ग्रंथि बाल्यावस्था में स्त्री व पुरुष के कुछ समय के लिए जननांगों के विकास को रोकती है, जिससे शरीर के अन्य अंग पुष्ट हो जाते हैं। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में यह बहुत सहायक है। संक्रमण से सुरक्षा मिलती है, इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट को नहीं होता। और इसकी जो विकृति होती है, विकृति की अवस्था में, जो बाल्यावस्था में जब ये विकृति इस ग्रंथि में विकृति हो जाए तो लंबाई कम हो जाती है व्यक्ति की एवं शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न होने लगती है। बाल्यावस्था में यदि इसमें विकृति उत्पन्न हो जाए तो, लेकिन युवावस्था में ग्रंथि को निकाल भी दिया जाए तो कोई विकृति शरीर में उत्पत्ति नहीं होती है। कभी कभी यह ग्रंथि छोटी या कभी कभी बड़ी हो जाती है। जैसे मैंने बताया, बाल्यावस्था में छोटी होती है, युवावस्था में बढ़ जाती है और फिर वृद्धावस्था में छोटी हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखें कि बाल्यावस्था में इस ग्रंथि के द्वारा जननांगों को कंट्रोल किया जाता है, उनकी जो विकास है वो कम हो जाता है, जिससे अन्य शरीर विकसित होते हैं। लेकिन युवावस्था में अगर इसको निकाल भी दिया है तो इसका कोई फर्क शरीर में नहीं पड़ता है। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में इतना ही। कल फिर हम किसी नए रोग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोजाना समय पर आप उपस्थित होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय आयुर्वेद।